नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। और हम उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटी वाले सेक्शन को देख रहे थे और मूल अधिकारों को पढ़ रहे थे। मूल अधिकारों के अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 को आज हम पढ़ेंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे आयाम के साथ कि जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके रेफरेंस में इन चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहला है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण का मतलब यहाँ पर आपके जीवन से है, यानी आपकी सांसों से है। दैहिक का मतलब शरीर से है। तो आपके प्राण कब आप त्यागोगे, आप अपने शरीर का कब त्याग करोगे, इसकी आपको स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 ये भी कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित इसमें किया गया है। लेकिन एक सब क्लॉज जोड़ा गया, क्या कि किसी भी व्यक्ति के प्राण या जीवन का अंत किया जा सकता है, सिवाय उसके लिए एक विधि होनी चाहिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए। तो यहाँ अनुच्छेद में जो क्या लिखा है इसको आप देखिए। अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। मतलब ये हुआ कि किसी भी व्यक्ति के प्राण जो है लिए जा सकते हैं, जीवन समाप्त किया जा सकता है, लेकिन वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होनी चाहिए, एक लॉ बना होना चाहिए, उसके आधार पर ही। जैसे हम किसी भी व्यक्ति को मृत्युदंड देंगे तो उसके लिए कोई विधि बननी चाहिए, एक विधि की प्रक्रिया होनी चाहिए, उसी के आधार पर उसको दिया जा सकता है। अन्यथा हर व्यक्ति को अपने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस स्वतंत्रता को और अच्छे से हम पढ़ते हैं। और जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को व्याख्या इतने विस्तृत आधार पे की कि इसमें बहुत सारी जितनी भी हमारी स्वतंत्रता है उन्हें शामिल कर लिया गया। जो स्वतंत्रताएं हमारे जीवन के अधिकार को बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं उन सबको इसमें शामिल कर लिया गया। तो पहला देखिए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जब अधिकार की बात की गई तो परोक्ष रूप से न्यायपालिका ने कहा कि ये सब इसमें सम्मिलित हैं। पहला, विदेश जाने का अधिकार किसी भी व्यक्ति का प्राण और दैहिक यानी उसके शरीर पर उसकी स्वतंत्रता को देता है। तो भैया विदेश जा सकते हो आप। मेनका गांधी बनाम भारत संघ में ये बात कही गई। एकांतता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी का अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 21 के तहत। तो अनुच्छेद 21 की एक विस्तृत व्याख्या न्यायपालिका के द्वारा की गई। तो राइट टू प्राइवेसी, आपसे पूछा जाए कि राइट टू प्राइवेसी कहाँ है, तो भैया आप कहोगे अनुच्छेद 21 में है और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्याख्या के अनुसार इसको दिया है। ये डायरेक्ट वहां पर लिखा नहीं है। चिकित्सकीय सहायता पाने का अधिकार, आपको ये अधिकार है कि आपको ट्रीटमेंट मिले। अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा तो आपके प्राण चले जाएंगे और प्राण की स्वतंत्रता आपको दी गई है। केवल प्राण तभी लिए जा सकते हैं जिसके लिए विधि बनाई गई हो। तो चिकित्सकीय आश्रय का अधिकार, आपको रहने के लिए शेल्टर होम्स की आवश्यकता है तो शेल्टर होम मिलेंगे आपको, तो आश्रय का अधिकार भी दिया गया। निशुल्क खाद्य सामग्री और पानी का अधिकार, निशुल्क खाद्य सामग्री है, उसके अलावा पानी है या उसको प्राप्त करने का जो अधिकार है वो भी इसमें शामिल किया गया, क्योंकि बिना भोजन के किसी भी व्यक्ति के प्राणों की कल्पना नहीं की जा सकती। तो किसी व्यक्ति को प्राण त्यागने की स्वतंत्रता अगर आप दोगे तो उसे जीवन जीने के लिए आप भोजन तो दोगे, तभी तो वो अपनी स्वतंत्रता को कायम रख पाएगा। फोन टेप करने के विरुद्ध अधिकार, न्यायपालिका ने कही बात कि भैया किसी का भी फोन अगर आप टेप कर रहे हो तो उसकी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है, इसलिए फोन टेप नहीं किया जा सकता बिना विधि के बनाए हुए। प्रदूषण मुक्त जल और वायु के उपयोग, मतलब आपको प्रदूषण मुक्त जलवायु यानी वहाँ पे वाटर मिले, वहाँ पे एयर जो है पॉल्यूशन ना हो, वैसे वातावरण में रहने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 21 में आपको कहा गया। इस अधिकार में करने का अधिकार शामिल नहीं है। मतलब इसमें ये अगर बात करें तो प्रदूषण मुक्त होने
और जलवायु का एक ऐसा, तो सारी चीज़ें इसमें शामिल हो गई कि हमें पर्यावरण का एक ऐसा मिलना चाहिए जिससे हमारे प्राणों की रक्षा हो सके। अब यहाँ है पैसिव यूथेनेशिया। पैसिव माने होता है निष्क्रिय, एक्टिव पैसिव आप वही पैसिव। निष्क्रिय यूथेनेशिया मतलब किसी भी व्यक्ति को सामान्य तरीके से, किसी भी व्यक्ति को निष्क्रिय सामान्य जीवन त्यागने का अधिकार है। सम्मान पूर्वक जीवन जो है ना त्यागने का अधिकार है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने प्राणों को त्यागना चाहता है तो वो पैसिव यूथेनेशिया के माध्यम से, यानी कि अपना खाना छोड़ दे, कुछ चीज़ों को धीमे धीमे कम कर दे। तो जैन धर्म में पैसिव यूथेनेशिया को उनके मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। तो पैसिव यूथेनेशिया यहाँ एक्टिव नहीं कि आप इंजेक्शन ले लें तो नहीं चलेगा, ठीक है ना, या फिर आप जो है कोई जहर पी लें तो ये गलत होगा। तो वैसा अधिकार आपको प्राण त्यागने का नहीं है। आपको पैसिव यूथेनेशिया है कि मतलब अपने जीवन की जो मुख्य चीज़ें हैं उनको धीमे धीमे कम करते हुए आप अपने प्राण त्याग सकते हैं। नया अधिकार इसमें यह भी जोड़ा गया कि कोई व्यक्ति अगर जीवन जीना चाहता है, प्राणों की स्वतंत्रता दे रहे हैं, तो उसे अपने जीवन में जो व्यक्ति पसंद है उसके साथ विवाह करने का अधिकार जो है ये भी मौलिक अधिकार 21 में शामिल कर लिया गया। तो इतने सारे अधिकारों को अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। न्यायपालिका के द्वारा कई ऐसे डिसीजन दिए गए जिसमें यह कहा गया कि ये अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में शामिल है। अब चलिए एक अधिकार और शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में ही, और सर्वोच्च न्यायालय ने एक वाद था मोहिनी जैन, आप याद रखिएगा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार घोषित कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया कि जो शिक्षा का अधिकार है किसी भी व्यक्ति को प्राणों की स्वतंत्रता का अधिकार देता है। वो कैसे कि जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो अपने अधिकारों के लिए सजग होगा, और सजग व्यक्ति अपने अधिकारों के साथ साथ अपने प्राणों की रक्षा कर सकेगा। इस आधार पर जो शिक्षा का अधिकार है एक मौलिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 में शामिल हो गया। इसी व्याख्या को सरकार ने भी फायदा उठाया। उन्होंने कहा कि भैया सर्वोच्च न्यायालय ने शिक्षा के अधिकार को 21 में शामिल कर दिया है, तो अब ऐसा करते हैं, एक क्या करते हैं, संसद ने 86वां संविधान संशोधन किया 2002 में, और उसने कहा कि अनुच्छेद 21A मतलब जो 21 में शामिल किया तो उसमें एक सब क्लॉज जोड़ा अनुच्छेद 21A, और इसमें शिक्षा के अधिकार को शामिल कर लिया गया। अब सवाल ये उठता है कि शिक्षा के अधिकार के लिए पात्र कौन होंगे, किनको ये मिलेगा। तो सबसे पहले ये अधिकार, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अनुच्छेद 21A में शामिल किया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में पारित हुआ, लेकिन इसे लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2010 तक का इंतजार करना पड़ा। तो ये लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010 से। इसके लिए पात्र व्यक्तियों की बात की गई तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को राज्य क्या है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। यहां पर क्या है, राज्य को अधिकार, राज्य को जो है पावर दी गई, राज्य के विरुद्ध ये अधिकार दिया गया कि राज्य का दायित्व तो होगा कि वे 6 से लेकर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए क्या है अनिवार्य एवं निःशुल्क सहायता देगा। इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मूल कर्तव्यों में अभिभावकों और माता पिता के लिए भी जोड़ा गया, और उसमें यह कहा गया कि 14 वर्ष से अधिक बच्चों जो बड़े हो गए उनको अनिवार्य शिक्षा दिलाने का कार्य माता पिता का होगा। तो यहाँ पर जो मूल अधिकार है इसमें 6 से 14 वर्ष है, इसको आप याद रखना। तो शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल हो गया। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद 21 की बात जब की जाए तो एक और विस्तृत व्याख्या की, और उसमें कहा कि जो शिक्षा के उसमें यह कहा गया कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसमें जीवन का अधिकार शामिल है। और जीवन का मतलब क्या है कि इसमें किस किस को शामिल किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि भैया जानवरों का जीवन भी तो जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल है, और इसमें जो है जानवरों के जीवन को भी क्या है शामिल कर लिया गया।
और शिक्षा, और जो अनुच्छेद 21 है उसमें जानवर के जीवन को भी शामिल कर लिया गया। अब उन्हें उत्पीड़न मुक्त जीवन जीने का अधिकार है। अब कोई जानवरों का उत्पीड़न नहीं करेगा। एक संस्था है पेटा, आप इसको देखिएगा, ये जानवरों के संबंध में उनकी रक्षा करने, उनके अधिकारों को सजग बनाने के लिए कार्य करती है। तो पेटा संस्था भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि जानवरों को भी जो है उनका मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। तो अनुच्छेद 21 में जानवरों के जीवन को भी क्या है, मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं अनुच्छेद 21 एक विस्तृत अनुच्छेद है। आपसे क्वेश्चन जो पीसीएस में पूछे जा सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो देखिए, पर्यावरण, शुद्ध जलवायु, आपको जीवन जीने का अधिकार, भोजन पाने का अधिकार, आपको चिकित्सा का अधिकार, आपकी राइट टू प्राइवेसी, ये सारे इस मौलिक अधिकार के रूप में शामिल हैं 21 में। चलिए चलते हैं अगला। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। पहले तो आपको गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करने के बाद निरोध का मतलब नज़रबंद कर दिया जाए, मतलब आपको जो है हवालात यानी जेल में बंद कर दिया जाए। तो पहले तो गिरफ्तारी और फिर नज़रबंद करने के बीच में क्या है, आपको संरक्षण दिया गया है। यहाँ नज़रबंद से मतलब है कि आपको अब किसी को दिखाया नहीं जाएगा, आपको अंडरग्राउंड कर दिया जाए, पकड़ लिया जाए और ऐसी जगह रख दिया जाए, हाँ, आपको कोई जनता भी ना जान पाए। तो ऐसी दिशा में भी संरक्षण की बात की गई और कहा गया कि अनुच्छेद 22 जो बहुत बड़ा व्यापक अनुच्छेद है, उसमें क्या, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकार और स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 22। और इस अनुच्छेद 22 को भी दो भागों में हमें पढ़ना है। पहला कि गिरफ्तारी के लिए कौन से अधिकार हैं और निरोध यानी कि नज़रबंद के लिए कौन से अधिकार हैं। तो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दो प्रकार की गिरफ्तारियों का वर्णन है। तो गिरफ्तारी भी दो तरीके की होंगी, पहली होगी सामान्य विधि के अंतर्गत और निवारक निरोध विधि के अंतर्गत। ये क्या मतलब है, मतलब ये कि जो सीआरपीसी की धाराएं हैं, जो हमारे पुलिस एक्ट की धाराएं हैं, वो सामान्य धाराएं कहलाती हैं। उनके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति को अपराध किया है तो उसके अंतर्गत गिरफ्तारी होगी। एक होता है निवारक, मतलब प्री, है ना, मतलब आपको कोई कार्य करने से पहले उसको रोक दिया जाए। जैसे सरकार को आकांक्षा हो कि ये व्यक्ति आगे आने वाले समय में क्या कर सकता है, देश के लिए कोई बड़ा खतरा बन सकता है, तो उसको पकड़ के नज़रबंद किया जा सकता है। इस तरीके का जो संरक्षण है वो निवारक निरोध विधि के अंतर्गत होगा। जैसे मान लीजिए अब लगे कि 26 जनवरी आने वाली है, 15 अगस्त आने वाली है, सरकार ने कहा कि सामान्य विधि के अंतर्गत तो सबको पकड़ा जा सकता है और ये तो हमेशा एग्जिस्ट रहती है, लेकिन सरकार को ये पावर दी गई कि आपको अगर लगे कि कोई राष्ट्रीय एकता अखंडता पे कोई दिक्कत आ सकती है तो किसी भी व्यक्ति को बिना कुछ बताए, बिना सूचना के पकड़ के ले जाके नज़रबंद कर दो। ऐसी स्थिति में अब सोचिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो गलत नहीं है, सही व्यक्ति है, उसको पकड़ के और नज़रबंद कर दिया जाए तो कितना गलत होगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो संविधान है उसने कहा कि भैया अगर इसमें कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसके कुछ अधिकार होंगे, उसका ध्यान रखना, और सामान्य विधि में अगर कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसके भी अधिकार होंगे, उनका ध्यान रखना। ऐसा नहीं हो कि राज्य अपनी मनमानी करे, किसी को भी पकड़ के नज़रबंद कर दे, तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार चले जाएंगे ना। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए गिरफ्तारी में और निरोध यानी कि नज़रबंद में संरक्षण जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, इस बात को इस अनुच्छेद में बताया गया है। तो अनुच्छेद 22 दो प्रकार की गिरफ्तारी की बात करता है कि सामान्य विधि के अंतर्गत हो या निवारक निरोध विधि के अंतर्गत हो। तो ठीक है, आगे चलते हैं, अब समझते हैं अनुच्छेद 22 का जो पहला सामान्य विधि है, क्या है सामान्य विधि, उसमें जो गिरफ्तारी होगी उसमें दो खंड हैं, अनुच्छेद 22 के खंड 1 और अनुच्छेद सामान्य विधि के अंतर्गत
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार हैं। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया, सामान्य विधि का मतलब पुलिस एक्ट, सीआरपी की धाराएं, जो धाराएं आप पे लगती हैं, जिनको आप जानते हैं, जिसमें आप कोई कार्य कर देते हैं जो अपराध साबित होता है, तो उसमें आपको पकड़ा जाता है। तो उसमें पकड़े हुए व्यक्ति को क्या क्या अधिकार होंगे ये आपको पता होना चाहिए, और ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है। पहला, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार है, कि कोई व्यक्ति को अगर आप घर से पकड़ के ला रहे हैं सामान्य विधि के अंदर, उसको ये अधिकार है पहला कि भैया उसको ये बताइए कि उसको गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया है तो उसको ये पावर है कि वो अपनी रुचि के अनुसार, जिसे वो अच्छा समझे, वैसा कोई अधिवक्ता या वकील जो है कर सकता है, परामर्श ले सकता है। तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के दो अधिकार यहाँ पर मिले। अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे पेश किया जाएगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और ये 24 घंटे गिरफ्तार किए जाने के बाद के होते हैं, जिसमें यात्रा का समय शामिल नहीं किया जाता। तो इस बात को भी ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को महाराष्ट्र से जो है क्या किया गया, पकड़ा गया, और वो उत्तर प्रदेश में उसे लाया जाना था, तो लाने में ही बहुत समय लगेगा, तो ये उस लाने का समय, यात्रा का समय इसमें 24 घंटे में शामिल नहीं किया जाएगा। तो मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक तक का जो अभिरक्षा है या उसको पकड़ के नहीं रखा जा सकता, जब तक मजिस्ट्रेट जो है उसको अधिकार ना दे दे। तो इस तरीके से सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए कोई भी व्यक्ति है उसको अनुच्छेद 22 क्या है, संरक्षण देता है। तो गिरफ्तारी एवं निरोध के संबंध में संरक्षण जो है अनुच्छेद 22 आपको प्रदान करता है। तो पहला, सामान्य विधि के अंतर्गत जो है इतने अधिकार हैं आपके, और इनको आप जान सकते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखिए कि हमें अपने अधिकार पता होने चाहिए। तो पुलिस के सामने अगर कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए सामान्य में, तो आप उससे पूछ सकते हैं पहले मुझे गिरफ्तारी का कारण बताइए। उसके बाद आप जान सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा वकील सुटेबल है। मजिस्ट्रेट के अंदर आपको 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि पुलिस ने पकड़ के हवालात में बंद कर रखा है 3 दिन से, तो ये आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उसे 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए। चलिए, अब सवाल है कि अनुच्छेद 22 में जो निवारक निरोध है, प्रिवेंटिव, यानी कि पहले से ही रोकथाम की बात करने की बात हो रही है। इसके संबंध में अनुच्छेद में खंड हैं 4 से लेकर 7। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं कि खंड कहाँ है, आप बस ये ध्यान रखिए अनुच्छेद 22 दो प्रकार की गिरफ्तारी करता है, सामान्य गिरफ्तारी और प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि जो निवारक निरोध है उसके संबंध में गिरफ्तारी। तो अभी हमने ये पढ़ा कि सामान्य के संदर्भ में गिरफ्तारी करते समय व्यक्ति को क्या क्या राइट हैं। अब सवाल ये है कि निवारक निरोध यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन वाले क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके क्या कार्य हैं। देखिए, जरूरत दोनों की पड़ती है। मान लीजिए आप एक ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर अकस्मात कोई ना कोई घटना हो सकती है, सरकार को भी लगता है कि यहाँ पर कोई घटना उत्पन्न हो सकती है, और सरकार को ये शंका हो जाए कि ये व्यक्ति जो इस कार्य को कर सकते हैं, तो सरकार निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत इन व्यक्तियों को पकड़ के एक नज़रबंद कर सकती है। ऐसा अधिकार सरकार को अनुच्छेद 22 देता है। लेकिन अनुच्छेद 22 ये भी कहता है कि सरकार अगर ऐसा करेगी तो जो पकड़ा गया व्यक्ति है उसके क्या क्या अधिकार होंगे, इनकी चर्चा की गई है। तो सबसे पहले जो निवारक निरोध के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया व्यक्ति है उसके संरक्षण क्या क्या है। पहला, निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति 3 माह तक, उस व्यक्ति को 3 महीने तक क्या है, नज़रबंद किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं, 3 महीने तक। अगर आपको 3 महीने से ज़्यादा करना है तो इसके लिए अलग क्या है, प्रावधान है। गिरफ्तार व्यक्ति को यथाशीघ्र गिरफ्तारी का आधार या उसका कारण बताना पड़ेगा। आप जा रहे हैं रास्ते में, सरकार ने पकड़ लिया और आपसे कहा कि आप पे ये आरोप है कि आपको, हमें लगता है कि आप जो आतंकवादी घटनाओं में शामिल हो सकते हैं, इसलिए हम जो है क्या कर रहे हैं,
आपको गिरफ्तार करके नज़रबंद करना चाहते हैं, क्योंकि आगे आने वाली 26 जनवरी के सुरक्षा के दृष्टिगत ये जरूरी है। मान लीजिए ऐसे कह दिया जाए तो आपको पकड़ लिया जाएगा, तो लेकिन उसको पकड़ते समय आधार बताना आपको जरूरी है। गिरफ्तारी के आदेश के विरुद्ध प्रेजेंटेशन का अवसर दिया जाएगा। मतलब जब आप जो है पकड़ लिए, आदेश आपके सामने हो गया, तो उस व्यक्ति को ये पूरा मौका दिया जाएगा कि वो इसे साबित करे कि वो गलत व्यक्ति नहीं है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें और क्या समस्या आ सकती है। अगर मान लीजिए प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत किसी भी व्यक्ति को, निवारक निरोध के तहत किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया गया और 3 माह से ज़्यादा उसे क्या है नहीं रख सकते, लेकिन सरकार को लगता है कि ये व्यक्ति बड़ा खतरनाक है, इसे 3 माह से ज़्यादा रखना जरूरी है, तो सरकार के पास क्या है, तो उसे 2 शर्तें अपनानी होंगी। पहली तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित सलाहकार बोर्ड के द्वारा पर्याप्त हो। अगर वो ये समझे कि जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश ये समझे और उसके द्वारा गठित सलाहकार बोर्ड ये समझे कि इस व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा की ज़रूरत है, इसको बंद करना चाहिए, तो ये परमिशन देगा और सरकार ये कार्य कर सकती है। दूसरा, यदि संसद विधि बनाकर ये कह दे कि भैया इस अधिनियम के तहत कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है, नज़रबंद किया जाता है, तो उसे 3 माह से ज़्यादा भी क्या है रखा जा सकता है। तभी हम किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक जो है निरुद्ध यानी बंद कर सकते हैं, नज़रबंद कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि अनुच्छेद 22 जो है सामान्य विधि और निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेक्शन विधि के तहत आपको क्या है पकड़ने के संदर्भ में जो है संरक्षण प्रदान करता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि निवारक निरोध विधि के अंतर्गत पकड़े गए किसी भी व्यक्ति को अधिकतम कितने माह तक नज़रबंद किया जा सकता है, तो आंसर होगा 3 माह तक। अगर 3 माह से ज़्यादा का अगर आपको नज़रबंद करना है तो पहला काम आपको ये करना पड़ेगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक बोर्ड बनाना पड़ेगा और ये बोर्ड परमिशन देगा, तभी आप ये काम कर सकते हैं। दूसरा काम ये होगा कि सरकार जो है, संसद क्या है, इसके लिए नियम बना दे। अब संसद ने बहुत सारे नियम बनाए, आपने सुना होगा रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, NSA। सरकार ने इसी के तहत कोई भी व्यक्ति यदि NSA के तहत गिरफ्तार होगा तो उसे नज़रबंद किया जा सकता है। और नज़रबंद का मतलब आप क्या समझ रहे हैं कि उसको बेल नहीं मिलेगी। तो ठीक है, तो सरकार ने बहुत सारे नियम बनाए, इन नियमों को हम पढ़ते हैं। चलिए, अनुच्छेद 22(7) में क्या है, संसद नियम बना सकती है, निवारक निरोध विधि बना सकती है। तो सबसे पहला बनाया इन्होंने निवारक निरोध अधिनियम 1950, और ये निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट 1950, और ये जो है 1969 तक क्या रहा, अस्तित्व में रहा। और इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति पकड़ा जाता था तो उसे 1 वर्ष तक क्या है नज़रबंद कर दिया जाता था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो असामाजिक तत्वों पर लगाम लगाने के लिए इस अधिनियम की आवश्यकता थी। ये सामान्य विधि से अलग अधिनियम हुआ। इसमें किसी भी व्यक्ति को पकड़ लिया, उससे कह दिया भैया हम प्रिवेंटिव डिटेक्शन के तहत आपको पकड़ रहे हैं, निवारक निरोध अधिनियम के तहत आपको पकड़ रहे हैं, अब आपको 1 साल तक नज़रबंद रखेंगे हम, क्योंकि हमें आशंका है कि आप जो है कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। ये जो है कब ख़त्म हो गया, 1969 में ख़त्म हो गया। अगला एक कानून और बनाया संसद ने, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, जो इंटरनल सिक्योरिटी थी उसको बचाने के लिए बहुत बार आया है। मीसा क्या है, मीसा एक निवारक निरोध विधि कानून है, सरकार के द्वारा, संसद के द्वारा बनाया गया। इसमें क्या था, इसमें यह था कि इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना किसी परामर्श के 21 माह तक क्या है नज़रबंद किया जा सकता था। 1979 में भी इसको समाप्त कर दिया गया, तो मीसा भी समाप्त हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, निम्नलिखित अधिनियमों में कौन सा अधिनियम निवारक निरोध अधिनियम के तहत अनुच्छेद 22 के तहत संसद के द्वारा बनाए गए, तो मीसा भी उसी के तहत बना एक अधिकार था, एक नियम था। अगला देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जनसाधारण में रासुका के नाम से चर्चित है। इस अधिनियम का जन्म यानी 1980 में एक अध्यादेश कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति जारी कर सकता है। किस अनुच्छेद के तहत जारी कर सकता है? अनुच्छेद 123 के तहत। तो राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश के द्वारा इसको लागू किया। इसका उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को खतरा करने वाले या सांप्रदायिकता या उस जातीय दंगों को भड़काने वाले व्यक्तियों को पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसे सरकार को लग जाए कि इस क्षेत्र में ये जातीय दंगे भड़का सकता है, उसको रासुका, उस पर एनएसए लगाकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जब एनएसए लग जाएगी अब वो बेल नहीं मिलेगी उसे। इस बात का ध्यान रखिए। तो सरकार के पास दोनों हथियार हैं, एक सामान्य विधि जो कृत्य होने के बाद, अपराध होने के बाद आपको पकड़ेगी, एक वो जो अपराध होने से पहले आपको पकड़ेगी, उसे ही हम निवारक निरोध कहते हैं कि अपराध होने से पहले सरकार क्या है उसको पकड़ ले। तो बड़ा महत्वपूर्ण कानून, योगी जी ने बहुत इसका प्रयोग किया, रासुका का बहुत प्रयोग किया। अभी जब कोविड के समय डॉक्टरों पे हमले हो रहे थे तब भी एनएसए को लगाया गया लगातार। तो रासुका जो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो इसमें लगाया गया। 1981 में इस कानून को दर्जा दिया गया, मतलब 1980 में क्या है अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया, 81 में से एक विधि बना दिया गया और 1984 में इसमें क्या है संशोधन करके इसको और कठिन बना दिया गया। आज भारत में ये अभी भी लागू है। तो इस बात को ध्यान रखिए, अगर आप एनएसए के तहत गिरफ्तार किए जाएंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। इसमें ना तो आपको बेल मिलेगी, ना ही आसानी से जो है इससे छूट पाएंगे। तो एनएसए के तहत कोशिश करिए ना पकड़े जाए। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट ये बहुत महत्वपूर्ण था। अगला, आतंकवादियों को रोकने के लिए आतंकवाद एवं विध्वंसक गतिविधि निरोध अधिनियम 1985, टेररिस्ट एंड द डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज एंड प्रिवेंटिव एक्ट, टाडा, बहुत महत्वपूर्ण। टाडा क्या है? तो टाडा कुछ नहीं है, अनुच्छेद 22 के तहत प्रिवेंटिव जो डिटेक्शन के तहत एक्ट बने थे उसका एक एक्ट है और 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। 1990 के आसपास आप देखते हैं कि आतंकवादी गतिविधियां भारत में बहुत चल रही थी। मुंबई में भाई लोगों की क्या है सरकारें चलती थी, तो उस समय ये एक्ट लागू किया गया। टाडा बहुत फेमस था और कई मूवियों में आपको ये दिखाया भी जाएगा कि टाडा के तहत पकड़े जाते हैं। तो मुंबई पुलिस है या कोई भी पुलिस है, टाडा अधिनियम जो है उन लोगों पे लगा सकती थी जिन्हें ये लगता है कि ये आतंकवादी या विध्वंसक गतिविधियों में क्या है संलिप्त हो सकते हैं। तो ये भी समाप्त हो गया। अब है आतंकवाद निरोधी अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। टाडा जब समाप्त किया तो सरकार ने पोटा लाए। देश में आतंकवाद पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 अप्रैल 2002 को टाडा के स्थान पर, इसके स्थान पर पोटा को लागू किया गया। बहुत महत्वपूर्ण एक्ट था आतंकवादी निरोधी अधिनियम 2002 और 2004 में इसको समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि भारत के अंदर अब जो है आतंकवादी ऐसी कोई गतिविधियों की आशंका नहीं है। ऐसे अधिनियमों को बनाने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि पुलिस इसका दुरुपयोग करती है, पकड़ लेती है इसको एक्ट को लगा के। तो 2004 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। अब सवाल ये है कि अब एक नया अधिनियम और चालू किया गया, गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम। अगर सरकार को लगता है कि आप कोई गैर कानूनी एक्टिविटी कर सकते हैं तो सरकार इस अधिनियम के तहत आपको क्या है कार्य करने से पहले ही पकड़ लेगी और नज़रबंद कर देगी। तो अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए बहुत महत्वपूर्ण, आज भी लागू है यूएपीए एक्ट। यहां से क्वेश्चन आते हैं और ये आया 2004 में। क्यों भैया? टाडा भी खत्म कर दिया गया सरकार के द्वारा, पोटा भी। तो पोटा अगर समाप्त हो गया तो जो गैर कानूनी गतिविधियां कर सकते हैं उन लोगों को कंट्रोल तो करना था।
तो भैया पोटा को जो है समाप्त करने के बाद इसको लाया गया, और ये भी अध्यादेश के द्वारा आया, और 2004 को प्रभावी किया गया। राष्ट्र विरोधी कोई भी गतिविधियां आप करोगे तो इसके तहत यूएपीए के तहत अगर आप पकड़े गए तो बड़ी मुश्किल से आपको जो है बेल मिलेगी। और मृत्यु दंड तक का इसमें क्या है, प्रावधान है कि आप गैर कानूनी गतिविधियों में पकड़े जाते हैं। और मुंबई हमला हुआ फिर 2008 में, इस हमले से इस कानून का महत्व बढ़ गया, और इस कानून के साथ अब जोड़ दिया गया कि एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, भी इस कानून का प्रयोग कर सकती है, और उसे इसमें सम्मिलित कर लिया गया। तो ये बहुत महत्वपूर्ण था कानून जो आज ये लागू है। तो भारत में अभी भी 2 निवारक कानून लागू हैं, एक एनएसए और एक यूएपीए, यानी कि अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटी एक्ट, जो ये वाला है, ये दोनों लागू हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि गिरफ्तारी के निरोध में संरक्षण 2 तरीके से है। अगर आपने कोई अपराध कर दिया, उस समय आपको पकड़ लिया गया सामान्य विधि से, तो आपके लिए कई जो है रास्ते हैं कि आपको जो है संरक्षण मिले। लेकिन अगर आप निवारक निरोध कानून के अंतर्गत पकड़े जाएंगे तो आपको एक ही संरक्षण है, वो है कि आपको 3 माह से ज़्यादा नज़रबंद नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कानून सरकार ने बना दिया कि 3 माह से ज़्यादा कर सकते हैं तो आपको किया जा सकता है, या फिर उच्च न्यायालय की एक समिति ये डिसाइड करे कि इस व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा नज़रबंद करना आवश्यक है राष्ट्र हित में। उसी लिए 2 कानून अभी आज भी लागू हैं, रासुका और यूएपीए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और ये वाला अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 2004। चलिए आगे चलते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया अनुच्छेद 22। अब अगला अनुच्छेद हम पढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 अनुच्छेदों को हमें पढ़ना है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अनुच्छेद 23 में जो है मानव में जो है मनुष्य यानी कि व्यक्ति और बच्चे सब शामिल होते हैं, और 24 केवल बच्चों से संबंधित है। तो इस बात को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार आपको दिया गया है। क्या शोषण के विरुद्ध आपको मौलिक अधिकार दिया गया है। अब अनुच्छेद 23 को हम देखते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है। अनुच्छेद 23 के द्वारा मानव का दुर्व्यापार, दुर का मतलब बेकार, व्यापार मतलब मनुष्य की खरीद फरोख्त, मनुष्य को भी बेचा और खरीदा जाता है। मानव का दुर्व्यापार, बेगार यानी बिना पैसे के काम करना, या फिर इसी प्रकार के अन्य कोई बलात् श्रम जो जबरदस्ती पकड़ के आपसे करवाए जाएं, उन सब के प्रति निषिद्ध कर दिया गया तथा इसका उल्लंघन अपराध घोषित किया गया। अनुच्छेद 23 डायरेक्ट इसी भाषा में पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद के द्वारा मानव के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो अनुच्छेद 23। किस अनुच्छेद के द्वारा बलात् श्रम और बेगार, यानी बेगार क्या होता है, आपसे काम करा लिया जाए बिना वेतन के, बिना पगार या वेतन के किया गया काम जो है बेगार कहलाता है। तो इस पे रोक लगाई गई अनुच्छेद 23 के तहत। और इसके लिए अनुच्छेद 35 में एक व्यवस्था है कि इस पर रोक लगाने के लिए, दंड लगाने के लिए क्या है, संसद विधि बना सकती है। तो संसद ने विधि बनाई, और विधि बनाते हुए दुर्व्यापार और बेगार शब्द को क्या है परिभाषित किया, और उसमें कहा कि दास प्रथा किसी भी रूप में जो है वर्जित है। बेगार और बलात् श्रम, मनुष्य का वस्तुओं की भांति क्रय विक्रय भी जो है इसी में शामिल है। और स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार, जिसमें स्त्रियों को बेचा और खरीदा जाता है। बंधुआ मजदूरी, जो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी किसी व्यक्ति के यहाँ मजदूरी करते हैं बिना पगार के। तो इन सब को क्या है शामिल किया गया। इन सब को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 35 में एक व्यवस्था की गई कि संसद अगर ऐसा कोई करता है तो उसको दंड देने के लिए कानून बना सकती है। संसद ने इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 बनाया।
ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक दूसरा कानून बनाया, महिला एवं बाल अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1986। तो इन दो अधिनियम के माध्यम से इन चीज़ों को रोकने की बात की गई। तो अनुच्छेद 23 हमें मानव के दुर्व्यापार, बलात् श्रम और बेगार, इन 3 शब्दों को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो अनुच्छेद 35 के तहत क्या संसद ने क्या है 2 अधिकार अधिनियम भी बनाए। तो क्या है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976, ये पूछा गया है। और अनैतिक, महिला एवं बाल बच्चों का अनैतिक जो है व्यापार, उसको रोकने के लिए अधिनियम 1986। तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला अनुच्छेद है 24। कौन सा? अनुच्छेद 24 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें क्या गया है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों का किसी भी जो है एम्प्लॉयमेंट यानी कि उसमें जो है नियोजन में, यानी कि नौकरी वाले जगह पर क्या है, प्रतिषेध है, रोक है, उनको नौकर के रूप में काम नहीं कराएंगे। अनुच्छेद 24 में लिखा क्या है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों के बारे में है। ये पहली बात तो ये ध्यान रखिए, उन लोगों पे लागू होता है जो 14 वर्ष से कम हैं। इसके अंतर्गत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को कारखाने, खान अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण कार्यों में, ना तो कारखानों में लगाया जाएगा, ना खानों में, ना जोखिमपूर्ण कामों में लगाया जाएगा। और उनके नियोजन पर क्या है, निषेध किया गया है, उनको रोका गया है। इसका उद्देश्य ये था कि कम आयु के बालकों का स्वास्थ्य एवं जीवन की रक्षा हो सके और उन्हें शोषण से बचाया जा सके। इस अनुच्छेद में देखिए केवल कारखानों की बात की है, खानों की बात की है और अन्य किसी जोखिम। सरकार ने क्या किया, एक अलग से अधिनियम पारित किया और उसने कहा कि जो जोखिम वाले कारखाने हैं वो बहुत हैं, जोखिम वाले सभी चीज़ों को उन्होंने जोखिम में रख दिया। तो इस तरीके से हम देखें तो कोई भी कार्य करता हुआ कोई व्यक्ति मिलता है तो वो कहता है कि किसी भी प्रकार का बाल श्रम जो है अब निषेध है, चाहे वो जोखिम करता हो चाहे ना करता हो। जैसे आप जब टपरी के पास जाते हैं, कॉर्नर पे जाते हैं, तो चाहे जो देने वाला बच्चा है उसके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो भी निषेध है, भले ही वो क्या है, जोखिमपूर्ण नहीं है, कारखाने में नहीं है, ना ही खान में है। तो इस बात को अब सरकार ने क्या किया, बाल श्रम का सभी प्रकार के रूपों से निषेध कर दिया गया। और सरकार ने कहा कि अक्टूबर 2006 में बाल श्रम प्रतिषेध, बाल श्रम आ गया यहाँ। बाल श्रम का मतलब अब बच्चों के द्वारा जो भी श्रम किया जाएगा सभी इसमें शामिल है। तो बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 में क्या है, चेंज किया और उसमें अधिसूचना जारी की और उसमें कहा कि बालक अगर घरों में और होटलों में बाल श्रम करते हैं तो इसको भी रोका जाएगा। मतलब अब बच्चा घरों में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। मतलब एक बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनको दूसरे घर वाले क्या है अपने यहाँ काम पे लगा लेते हैं, पोंछा करने के लिए लगा लिया, सफाई करने के लिए किसी, तो उस चीज़ को भी रोका गया। और रोका ये गया कि होटलों में भी बच्चों का जो है बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। सॉरी, इस अधिनियम के अनुसार खतरनाक सूची में क्या है 13 व्यवसायों को शामिल कर दिया गया और व्यवसाय में के बालकों की उम्र 14 से कम रखी गई, तो 14 वर्ष से कम। अब सवाल ये है कि क्या बच्चे अपने पारिवारिक घर में कार्य कर सकते हैं, तो इस पर भी रोक लगाई गई। और इसमें ये कहा गया कि अगर बच्चे पढ़ाई के घंटों को छोड़कर, पढ़ाई का मतलब स्कूल आवर्स को छोड़कर, पढ़ाई के घंटों को छोड़कर घर के कार्यों में काम बांट सकते हैं, हाथ बटा सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि ये अवैतनिक होना चाहिए। मतलब ये कोई नौकरी के पेशे के रूप में नहीं, ये केवल अपने घर में जैसे बच्चे काम कर सकते हैं उस रूप में होना चाहिए। तो भारत सरकार ने ये कहा कि कोई भी बच्चा अपने परिवार के कार्यों में हाथ बटा सकता है, लेकिन एक शर्त का ध्यान रखना है कि वो कार्य जो है, पहली बात तो पैसे का नहीं होना चाहिए, दूसरी बात वो पढ़ाई के आवर को छोड़कर ऐसा काम कर सकता है। तो इस तरीके से भारत में बाल श्रम को सभी रूपों में क्या है, मना की गई। तो अनुच्छेद
24 जो है बाल श्रम के निषेध की बात करता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि किस प्रकार जो है भारत में अनुच्छेद 23 और 24 जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है। अब अगर आपसे उत्तर प्रदेश क्वेश्चन पूछता है कि क्या अनुच्छेद 23 के अंतर्गत किसी शोषण के विरुद्ध रक्षा मिली हुई है, तो पहला महिला, दूसरा बच्चे, तीसरा मनुष्य, आदमी, ये सबको 23 में तो मिली हुई है, लेकिन 24 अनुच्छेद स्पेशल केवल और केवल बच्चों से संबंधित है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। और 23 जो है सभी लोगों से संबंधित है, जिसमें बंधुआ मजदूर भी शामिल हैं। तो इस तरीके से हम अनुच्छेद 23 और 24 को भी अच्छे से समझ पाए। आशा कर रहा हूं आपको ये समझ में आया होगा। अगला, अब जो आज तक हमने पढ़ा मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 23 और 24 शोषण के विरुद्ध, समानता का अधिकार पढ़ा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, फिर उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। आज भी पढ़ा हमने क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर क्या है 28 तक, ये अनुच्छेद में दिया गया है। तो आशा कर रहा हूँ आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो भी आपको अच्छी लग रही होगी। कुछ तैयारी आपकी जो है पीसीएस के स्तर पर आ चुकी है, तो आपको समझ में आ भी रहा होगा। अगर किसी व्यक्ति को ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, थोड़ी सी हायर लेवल की लग रही हैं, तो कृपया करके 2 बार देख ले इसको और किसी एक बुक से जो है कंसल्ट करके पढ़ाई कर ले, क्योंकि लगभग आपको इस लेवल तक तो सोचना ही होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा भी लेना चाहता हूं। आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे नए अनुच्छेदों के साथ और नए तरीके से हम ये सोचेंगे कि उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो परीक्षा है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे हमें आगे पढ़ना है। चलिए, धन्यवाद।